बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर भोपाल में आज यूथ कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ जमकर हमला बोला। बड़ी तादाद में कांग्रेसी सीएम हाउस का घेराव करने निकले और इस दौरान पुलिस ने उन्हें रास्ते में ही बैरिकेडिंग कर रोक लिया। इसके बाद पुलिस और यूथ कांग्रेस के नेताओं की जमकर भिड़ंत हुई है। युवा कांग्रेस के नेताओं विधायक कुणाल चौधरी समेत अन्य नेता और कार्यकर्ता बैरिकेडिंग पर चढ़ गए, जिन्हें रोकने के लिए पुलिस को वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा है। हंगामा करने वाले इन यूथ कांग्रेसियों को कंट्रोल करने के लिए भारी पुलिस बल की तैनाती की गई। इस दौरान पुलिस वालों ने प्रदर्शनकारियों को भी खदेड़ा और कई प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने हिरासत में भी लिया। इस प्रदर्शन में कई कार्यकर्ताओं को भी चोट आई है। प्रदर्शन धीरे धीरे उग्र हो गया और पुलिस को अंततः यहाँ पर वाटर कैनन छोड़ना पड़ा। वाटर कैनन छोड़ने के बाद ये नजारा है, सभी कांग्रेसियों को खदेड़ा गया है और अभी भी बड़ी संख्या में पुलिस यहाँ पर मौजूद है, लोगों को गिरफ्तार कर रही है और शहर से दूर छोड़ने की कोशिश की जा रही है। और ये लाइव तस्वीरें हम आपको देखिए, ये तस्वीरें देखिए, ये वोटर कैनन की बात की तस्वीरें हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर कांग्रेस का एक कार्यकर्ता बेहोश हुआ है। क्या हुआ? हाँ, शिवराज सिंह की पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। हमारे देश के सचिव बंटी जी की चोट लगी है। का आरोप है कि इनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया है। कांग्रेस का एक कार्यकर्ता बेहोश पड़ा हुआ है। आपको एक तरफ और ले चलते हैं। देखिए, अभी इधर विधायक कुणाल चौधरी झड़प कर रहे हैं, पुलिस के साथ धक्का मुक्की की जा रही है। देखिए, ये कांग्रेस के नेता हैं। ये संघर्ष धीरे धीरे जंगी हो गया है। आपको हमने बहुत सी ऐसी तस्वीरें दिखाई हैं जब जो प्रदर्शन के बाद थी और ये मैदान अब लगभग खाली नजर आ रहा है। बीवी श्रीनिवास, प्रदेश अध्यक्ष विक्रांत भूरिया, कुणाल चौधरी समेत कई कांग्रेस के जो नेता हैं उन्हें पुलिस गिरफ्तार करके ले गई है। वाटर कैनन छोड़ने के बाद का ये नजारा है। हम भी लगभग भीग चुके हैं। वीडियो जर्नलिस्ट कैलाश मालवी के साथ आकाश द्विवेदी, जी मीडिया, भोपाल। तो भोपाल में यूथ कांग्रेस ने आज महंगाई के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन किया। इस दौरान पूर्व सीएम कमलनाथ भी पहुंचे। उन्होंने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि 2014 में वो किसान और युवाओं की बात करते थे, 2019 में राष्ट्रवाद की बात करने लगे। उन्होंने कहा कि राष्ट्रवाद की बात करने वाली पार्टी अब मंदिर की बात कर रही है। साथ ही कहा कि युवा रोजगार चाहते हैं लेकिन सरकार मंदिर की बात करती है। उन्होंने शिवराज सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश की पहचान माफिया के तौर पर हो रही है। सीएम शिवराज मुस्कुराकर झूठ बोलते हैं। कमलनाथ ने सिंधिया का नाम लिए बिना कहा कि कुछ लोगों के पार्टी छोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। आज जो हमारे सामने तस्वीर है, बेरोजगारी की तस्वीर होए, हमारे सामने महंगाई। बीजेपी तो कहती है, देखिए इस देश में मोदी भक्त भी है, मोदी भक्त है, उनको सुधारने की कोशिश मत करिएगा। उनकी आंखें कान नहीं खोल सकते, क्योंकि अगर पेट्रोल 200 रुपए लीटर भी जाए वो मोदी भक्ति रहने वाले हैं। पर आम जनता को आपको समझाना है, आप जनता को आपने समझाना है कैसे महंगाई बढ़ी। कुछ भी ले ले, मैं दोहराना नहीं चाहता, गैस ले ले, पेट्रोल ले ले, कुछ भी चीज ले ले, पर हमें जनता की एक एक बात पहुंचानी है। आज के नौजवान में एक तरफ है, आज का नौजवान कोई ठेका नहीं चाहता, कमीशन नहीं चाहता, वो तो व्यवसाय का मौका चाहता है, वह तो अपने हाथों को काम चाहता है। पर कोई मंदिर या मस्जिद में जाने से नहीं होने वाला। ये तो तभी होगा जब हमारी आर्थिक गतिविधि बढ़ेगी। ये तो तभी होगा जब निवेश आएगा, और निवेश वहां जाता है जहां लोगों को विश्वास होए। क्या मध्य प्रदेश की पहचान माफिया से होगी? क्या मध्य प्रदेश की पहचान मिलावट से होगी? नौजवानों, आपको इनकी कलाकारी समझनी है, ध्यान मोड़ने की राजनीति समझनी है। कैसे 2013-2014 में लंबी बात करते थे, आप सब जानते हैं, 15 लाख की, नौजवानों की, किसानों की। 2019 में पाकिस्तान राष्ट्रवाद का पाठ पढ़ाने लगे, और अब इस दफा मंदिर का करेंगे। आगे आने वाले समय तो मंदिर की बात करेंगे, अभी तो राष्ट्रवाद की बात करते रहे। तो कोरोना काल में भी सरकार के खजाने में अच्छा खासा
वैट आया है, यानी कि अच्छी खासी सरकार की कमाई हुई है। पेट्रोल डीजल पर लगाए गए वैट के जरिए इस साल जून तक सरकार ने 2429 करोड़ रुपए वसूले। पेट्रोल पर लगाए गए वैट से सरकार को 1033 करोड़ 76 लाख का फायदा हुआ है, जबकि डीजल से 1395 करोड़ 46 लाख रुपए सरकार ने कमाए हैं। शराब पर वैट से सरकार को इस साल 151 करोड़ 68 लाख रुपए की आमदनी हुई है और ये जानकारी सूबे के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने विधानसभा में दी। इसके मुताबिक 2020-21 में सरकार को पेट्रोल से 5217 करोड़ 79 लाख, डीजल से 6690 करोड़ 50 लाख और शराब से 1183 करोड़ 58 लाख रुपए की कमाई हुई है। आपको बता दें कि एमपी में पेट्रोल पर 33%, डीजल पर 23% वैट लगता है, जबकि शराब पर 10%, बार में शराब पर 18% वैट लागू किया गया है। तो एमपी में अब जो वैट वसूला जा रहा है उस पर जुबानी जंग शुरू हो गई है। कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी ने निशाना साधते हुए कहा कि सरकार महंगाई पर चर्चा नहीं करना चाहती है, सरकार सिर्फ खजाना भरने में लगी है, उसे आम आदमी की कोई चिंता नहीं है। कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार मंत्री विश्वास सारंग ने किया और कहा कि इसके लिए जिम्मेदार कमलनाथ ही हैं। साथ ही साथ सारंग ने कहा कि कांग्रेस ने पेट्रोल पर 33% का सेस लगाया था, जिसके कारण पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। कमलनाथ इन पैसों को ऐशो आराम में लगाते थे, हमारी सरकार में विकास हो रहा है। बात करो कि महंगाई की, कि महंगाई कम करना है, तो बोले नेहरू जी का 15 अगस्त 1947 का बयान के कारण नहीं हो पा रही है। बात करो कि अगर अभी कम करना है तो बोले कहीं ना कहीं कमलनाथ जी दोषी है। तो सरकार चला रहे हैं या सर्कस चला रहे हैं? सरकार जिनके हाथ में है, जिनको महंगाई कम करने का काम है, वो इधर उधर की बात करके टाल रहे हैं और जनता के उससे खजाना भरने का काम कर रहे हैं और उसे कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार में लगा के विधायक खरीदी के लिए पैसे निकाल रहे हैं। स्पष्ट है जनता को राहत मिलना चाहिए जो ये दे नहीं पा रहे हैं। हमारी सरकार में मंत्रियों के बंगले पर पैसा खर्च नहीं हुआ। हमारी सरकार में मुख्यमंत्री के ऐशो आराम के लिए जो कमलनाथ ने खर्चा किया वो नहीं हुआ। यदि कांग्रेस ने वेट बढ़ाया, कल वित्त मंत्री जी ने सदन में बताया, पेट्रोल और डीजल के दाम जो बढ़े वो भी कमलनाथ जी है, उन्होंने वेट बढ़ाया और वो वेट बढ़ाकर जो पैसा आया वो उन्होंने अपने ऐशो आराम पर खर्च किया। तो कांग्रेस तो आदि अनादि काल से केवल अपने बेनिफिट के लिए काम करती है। तो सदन से यह हंगामा शुरू हुआ जो उठकर सड़क तक आ गया है। लगातार कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है, लेकिन सरकार का कहना है कि वैट वसूला है तो हम सरकार की तरफ से जनता को सुविधाएं भी दे रहे हैं। जबलपुर हाईकोर्ट में आज राज्य सरकार की तरफ से कोरोना काल के दौरान ऑक्सीजन की कमी से हुई मौत पर हलफनामा पेश किया गया। हाईकोर्ट ने सरकार के हलफनामे को नाकाफी माना है, जिसमें कहा गया कि प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी से कोई मौत नहीं हुई। हाईकोर्ट ने कहा कि यह विश्वास करने योग्य नहीं है कि प्रदेश में एक भी मौत ऑक्सीजन की कमी से ना हुई हो। हाईकोर्ट ने अलग से निष्पक्ष जांच कराए जाने के निर्देश दिए हैं, जिसमें तय किया जा सके कि ऑक्सीजन की कमी से मौत हुई है या नहीं। हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान ऑक्सीजन की कमी से हुई मौत के मुआवजे पर भी चर्चा हुई। सरकार की तरफ से कहा गया कि अगर ऑक्सीजन की वजह से हुई मौतों पर मुआवजे की बात कही गई तो कोरोना से हुई हर मौत पर ऑक्सीजन की कमी बताकर मुआवजा मांगा जाएगा। हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद सरकार को विस्तृत हलफनामा पेश करने को कहा है। बट हाईकोर्ट का ये मानना था कि ये विश्वास करने योग्य बात नहीं है कि इतनी बड़ी संख्या में जो मौतें हुई हैं उनमें से कोई भी मौत ऑक्सीजन से संबंधित नहीं है, ऑक्सीजन की कमी से संबंधित नहीं है। इस पर से ये भी सुझाव आया कि चूंकि राज्य सरकार हाईकोर्ट में हाई लेवल से एक हलफनामा पेश कर चुकी है और ये कह चुकी है कि एक भी मौत ऑक्सीजन से नहीं हुई है, इसलिए इस संबंध में राज्य सरकार से जांच करवाना का कोई मायने नहीं रहेगा और अगर कोई जांच या कोई इस तरह पर आगे बात बढ़नी है तो वो एक निष्पक्ष जांच होना जरूरी है। हाईकोर्ट ने इस संबंध में जो राज्य सरकार ने हलफनामा दिया था उसको पर्याप्त नहीं माना है और हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को आज ये निर्देश दिया है कि ऑक्सीजन से कमी और उनसे संबंधित मौतों के बारे में एक विस्तृत वकालत अपना जवाब पेश करे, जो कि आगामी डेट को हाईकोर्ट कंसिडर कर उस पर उचित आदेश पारित करेगा।
तो एमपी में जहरीली शराब पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने कवायद शुरू कर दी है। पायलट प्रोजेक्ट के तहत विदिशा की देसी शराब की दुकानों पर अब 90 ml की बोतल की बिक्री शुरू हो गई है। यहां सकारात्मक नतीजे मिलने के बाद प्रदेश में 90 ml की बोतल की बिक्री होगी। सरकार ने जहरीली शराब से मौत के चलते यह फैसला किया था, जिसे विदिशा में लागू किया गया है। आपको बता दें कि महंगी शराब के कारण लोग अवैध शराब खरीदते हैं। बिना मापदंड के बनी शराब कई बार जानलेवा तक साबित हो जाती है। प्रदेश के कई इलाकों में जहरीली शराब से मौत हो चुकी है। कैबिनेट ने नई आबकारी नीति में 90 ml की बोतल की बिक्री का प्रावधान किया था। ग्वालियर चंबल में रेत खदान का मुद्दा लगातार सुर्खियों में बना रहता है। कभी कांग्रेस विधायक सरकार पर माफियाओं को संरक्षण देने का आरोप लगाते हैं, तो कभी बीजेपी कांग्रेस पर। लेकिन इस बार दिमनी से कांग्रेस विधायक ने चंबल नदी पर वैध रेत खदानें खोलने का मुद्दा उठाया है। रविंद्र सिंह तोमर ने कहा कि जब बाढ़ आती है तो यहाँ के लोग प्रभावित होते हैं, लेकिन जब ये लोग एक मुट्ठी रेत उठा लेते हैं तो उनके खिलाफ केस कर दिया जाता है। तोमर ने कहा कि श्योपुर से लेकर भिंड तक 40 ऐसी जगहें हैं जहां रेत खदान खोला जा सकता है। इससे सरकार को राजस्व और लोगों को रोजगार मिलेगा। कांग्रेस विधायक की मांग पर बीजेपी ने पलटवार किया। आपको बता दें कि श्योपुर से लेकर भिंड तक घड़ियाल अभयारण्य के चलते चंबल नदी से रेत उत्खनन पर पूरी तरह से रोक है। चालीस खदानें ऐसी हैं चंबल की, अगर उन्हें खोल दिया जाए तो कम से कम हजारों करोड़ रुपया रेवेन्यू आएगा सरकार के पास, लोगों को काम मिलेगा और यहाँ के लोगों को मजदूरी मिलेगी। कम से कम मजदूरी तो दे सकती सरकार, नौकरी नहीं दे सकती। और नहीं तो हजारों एकड़ जमीन यहाँ बेकार पड़ी है क्वारी और चंबल और आसन के बिहड़ों में, उनका समतलीकरण किया जाए और यहाँ उद्योग धंधे लगाए जाएं ताकि यहाँ के लोगों को रोजगार मिले। ये जितना भी अवैध उत्खनन है, इसके जो प्रणेता हैं, इसको जो शुरू करने वाले हैं वो कांग्रेसी हैं। और 15 माह की जो कमलनाथ सरकार है उसमें स्वयं गोविंद सिंह जी ने इस विषय को माना था कि उनकी सरकार फेलियर रही है और उसका पैसा ऊपर तक जाता है। भारतीय जनता पार्टी संवेदनशीलता से बाढ़ पीड़ितों को राहत और पुनर्वास कराने के लिए प्रतिबद्ध है, जो अतिशीघ्र होगा। ग्वालियर के लक्ष्मण तलैया इलाके में सरकारी जमीन पर चल रहे गैराज को नगर निगम ने सील कर दिया है। इस दौरान कांग्रेस के कार्यकारी जिला अध्यक्ष वीर सिंह तोमर से अधिकारियों की नोकझोंक भी हुई। वीर सिंह तोमर का कहना था कि यहां स्थित हनुमान मंदिर के विकास कार्यों का खर्च गैराज के पैसों से चलता है। ऐसे में गैराज को बंद नहीं किया जा सकता है। जब निगम अमले ने मंदिर और गैराज की जमीन के कागजात मांगे तो वीर सिंह के पास कोई जवाब नहीं था। अधिकारियों का कहना है कि गैराज को नासिर नाम का शख्स चला रहा है। ये गैराज सरकारी जमीन पर बना हुआ है। ऐसे में प्रशासन ने गैराज को खाली करवाकर ताला बंद कर दिया। पूरे मामले पर वीर सिंह तोमर का कहना है कि प्रशासन की कार्रवाई राजनीतिक दुर्भावना से की गई है। मंदिर है जो 50 साल से हमारा हर साल भंडारा होता है 15,000 20,000 के बीच में। तो उसमें शहर के सभी वरिष्ठ अधिकारी, वरिष्ठ नेता गण सभी लोग यहाँ उपस्थित होते हैं भंडारे में। कागज थे जो उनने मांगे, मैंने कागज दे दिए। और ये कोई जानबूझ के भारतीय जनता पार्टी वाले वीर सिंह तोमर की आवाज दबाने की कोशिश कर रहे हैं। सर्वे नंबर 741 की जगह है जिसमें पहले शासकीय जमीन है, इसको खाली करा रहे हैं। किसकी जमीन है? शासन की जमीन, शासकीय जमीन है। इस पर कोई नासिर नाम का व्यक्ति गैरेज चला रहा है। ये शासकीय जमीन को घेरे हुए मेन रोड की जमीन बेशकीमती जमीन है, इसको खाली कराया जा रहा है। इंदौर में स्मार्ट सिटी और मास्टर प्लान के तहत युद्ध स्तर पर विकास और निर्माण कार्य किए जा रहे हैं, लेकिन इंदौर का नगर निगम विभाग लगातार अपने ही काम में पिछड़ता जा रहा है। पिछले 7 साल से बन रहा परिषद हॉल आज भी बनकर तैयार नहीं हो पाया है। ऐसे में नगर निगम की पूर्व नेता प्रतिपक्ष फौजिया अलीम ने जनहित याचिका दायर की है। याचिका में मांग की गई है कि निगम को किराए के रूप में करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचाने वालों पर कार्रवाई की जाए। साथ ही लंबे समय से अधूरे पड़े परिषद भवन के निर्माण को जल्द से जल्द पूरा कराए जाने के आदेश दिए जाएं। मेरी जनहित याचिका लगाई गई है जिसमें कि आने वाले नगर निगम फिर से चुनाव होने वाले हैं, फिर से हमारे को परिषद हॉल की ज़रूरत होगी, फिर से हमारा साल में बजट 2 दिन होगा, फिर से हम अगर 20-20, 25-25 लाख रुपए खर्च करेंगे तो इससे बेटर है कि हम होटलों में पैसा उसका ज़ाया करें। तो हम अपने परिषद हॉल को तैयार कर लें जिससे हम इजीली वहाँ पर अपना परिषद में परिषद चला सकें, बजट चला सकें और हमारा पैसा बचे।
अशोकनगर में स्थानीय लोगों ने कलेक्ट्रेट के बाहर करीब 1 घंटे तक चक्का जाम किया। स्थानीय लोगों का आरोप है कि बारिश के बाद बिगड़े हालातों के कारण उन्हें ना तो पीने का साफ पानी मिल पा रहा है और ना ही सड़क और लाइट की व्यवस्था दोबारा दुरुस्त हो रही है। प्रदर्शन करने वालों में जिला मुख्यालय से 5 किलोमीटर दूर रहने वाले आदिवासी परिवारों की संख्या ज्यादा थी। इन आदिवासी लोगों के साथ कांग्रेस के कई स्थानीय नेता भी इस विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। इस प्रदर्शन के कारण जाम के हालात भी देखने को मिले। स्थानीय लोगों ने इलाके का सर्वे कराकर व्यवस्था दुरुस्त करने की मांग की है। सतना सेंट्रल जेल प्रशासन में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक कैदी के पास से गांजा बरामद हुआ है। जेल में नशीले पदार्थों की सप्लाई के पहले से आरोप लगते रहे हैं, जिसको जेल प्रशासन नकारता रहा है। लेकिन कैदी की तलाशी में गांजे की पुड़िया मिलने से सवाल उठने लगे हैं। मामले में अब जांच शुरू कर दी गई है। जेल अधीक्षक के मुताबिक जांच के बाद दोषियों पर कार्रवाई होगी। रूटीन तलाशी में जब उसे तलाशी ली गई तो 1 या 2 ग्राम उससे पुड़िया जब्त की गई। कथन लिए गए हैं, बयान लिए गए हैं और जो बंदी है उस पर नियमानुसार दंडात्मक हम कार्रवाई कर रहे हैं। उज्जैन के महाकाल क्षेत्र परिसर में हो रही खुदाई में ऐतिहासिक महत्व की मूर्तियों का मिलना जारी है। मंगलवार को खुदाई के दौरान जलाधारी शिवलिंग, भगवान विष्णु की मूर्ति और मंदिर की ईंटें मिली हैं। करीब 25 फीट की खुदाई के दौरान पुरातत्व विभाग को ये ऐतिहासिक धरोहर हाथ लगी है। बताया जा रहा है कि जलाधारी शिवलिंग 11 शताब्दी के दौरान परमार काल का है। अभी ये 2.5 फीट दिख रहा है, जबकि जमीन में इतना ही नीचे दबा है। इसके आसपास लगी ईंटें 5वीं शताब्दी की बताई जा रही हैं, जो गुप्त काल की है। इसके साथ ही एक छोटी सी विष्णु प्रतिमा भी निकली है, जिसमें विष्णु भगवान चतुर्भुजी मुद्रा में हैं। विष्णु भगवान की मूर्ति 9वीं से 10वीं शताब्दी की बताई जा रही है। फिलहाल खुदाई के दौरान निकली ऐतिहासिक धरोहरों को ढक दिया गया है। आपको बता दें कि इससे पहले भी खुदाई के दौरान मंदिर का चबूतरा, दीवार, हवन कुंड और शिव परिवार की मूर्तियां निकल चुकी हैं। इसका जो शिव भाग है ऊपर का खंडित है, जो जलारी के ऊपर था। बाकी विष्णु और ब्रह्म भाग इसके सुरक्षित है। तो फ्लोर के आधार पे, और ये मतलब ये कम से कम अभी ये मान के चलिए कि ये 9th सेंचुरी के आसपास तो जा रहा है, 9 से 10, क्योंकि आपका 11वीं शताब्दी का मंदिर है। और नीचे जो अभी मेजरमेंट लिया है ईंटों का, उसके अकॉर्डिंग ये 9th-10th के आसपास जा रहा है, सेंचुरी में जा रहा है। तो हो सकता है उस समय का, बाकी अभी स्टडी करेंगे इसकी अपन। चलिए अब इन तमाम खबरों के बीच कुछ सुकून देने वाली जी पॉजिटिव खबर। कोरोना काल की दूसरी लहर में मरीजों को सबसे ज्यादा परेशानी मेडिकल ऑक्सीजन की हुई। अब तीसरी लहर की संभावना है। ऐसे में रायसेन के बेगमगंज में आम लोगों ने मिसाल पेश करते हुए एक ऑक्सीजन प्लांट की स्थापना की है। आम लोगों ने इसके लिए 30 लाख का चंदा इकट्ठा किया है। प्रशासन की मदद से ऑक्सीजन प्लांट बनवा दिया। अब कुछ ही दिनों में ये ऑक्सीजन प्लांट शुरू भी हो जाएगा, जिससे करीब 20 से 25 लोगों को 24 घंटे ऑक्सीजन मुहैया कराया जा सकेगा। इस पूरे काम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई एसडीएम अभिषेक चौरसिया ने। दरअसल दूसरी लहर के दौरान जब ऑक्सीजन की कमी हुई तो एसडीएम ने आम लोगों के साथ बैठक की, जिसमें तय किया गया कि ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए लोगों का सहयोग लिया जाए। पहली ही बैठक में करीब 11 लाख रुपए जमा भी हो गए। ऐसे में बैठकों के कई दौर हुए, जिसके बाद करीब 30 लाख रुपए जमा हो गए। जनता के इन्हीं पैसों से अब ऑक्सीजन प्लांट बनकर तैयार है। ऑलमोस्ट इंस्टॉल का काम हो गया है और उसका जो इलेक्ट्रिक सप्लाई है उससे संबंधित काम रह गया है। तो संभवतः जो है जल्दी ही सब केबल पूर्ण रूप से तैयार हो जाएगा। कितनी लागत से बना? अप्रोक्स 30 लाख के लगभग ये इसका खर्चा है। सेना में जाकर देश सेवा का जुनून शायद ही किसी युवा में ना हो, लेकिन सही मार्गदर्शन नहीं मिल पाने की वजह से कई युवाओं का यह सपना पूरा नहीं हो पाता है। ऐसे में धमतरी में युवाओं की उम्मीद बनकर उभरे हैं एक शिक्षक घनश्याम ध्रुव मंगलोड। विकासखंड के सैकड़ों युवाओं को सेना में भर्ती की ट्रेनिंग दे रहे हैं। उनके ट्रेनिंग सेंटर में आसपास के इलाकों के भी सैकड़ों युवा ट्रेनिंग लेते रहे हैं। खास बात यह है कि पिछले 20 साल से सेना भर्ती का ट्रेनिंग सेंटर चला रहे घनश्याम ध्रुव युवाओं से पैसे तक नहीं लेते हैं, यानी फ्री ट्रेनिंग देते हैं। घनश्याम ध्रुव के पास ट्रेनिंग के लिए मैदान नहीं है। ऐसे में सभी बच्चे सुबह 5 बजे कुंडेल के विद्युत सब स्टेशन में जमा होते हैं। ट्रेनिंग करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं। जो भी आर्मी में जाना चाहते हैं हमारे क्लास में आए और निःशुल्क ट्रेनिंग लेकर देश की सेवा में तत्पर है। हमेशा जवानों को ट्रेन किया जाता है यहाँ पे, जैसे कि कई लोग जो है आर्मी में गए हैं, CRF में गए हैं, नेवी में गए हैं और एयरफोर्स में भी लगभग हर बंदा जो है कुछ न कुछ में लगा हुआ है। सर मेरी अभिलाषा सर ये है, यदि कोई बंदा बनता है ना तो मुझे लगता है कि मेरा जाने का खुद मतलब ये हॉबी था, मेरा शौक था, जाने का मकसद था। लेकिन मैंने जाकर मेरे अगर बंदे लोग यहाँ से तैयार हो जाते हैं और जब वो वर्दी पहनते हैं तो मुझे लगता है कि मैंने एक बार पुनः वर्दी पहन लिया।